Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग कवर कर रहे थे यूनिट 3 जो कि है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकली एज वेल एज आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में कंपल्सरीली क्वेश्चन आता है। एंड इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकली भी जीएसटी में कुछ करना चाहते हो ना, किसी भी आपकी कोई भी बिजनेस का अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो, जीएसटी का प्रैक्टिस आप करना चाहते हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप वही होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको जीएसटी नंबर मिलता है, और जिस नंबर की यूटिलाइजेशन करके आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी वो क्लेम कर सकते हो, और कहीं पे भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के जो इकोसिस्टम है, जीएसटी का जो जो भी बेनिफिट्स है, बस सब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हो। हम लोगों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किया था। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। उसमें बेसिकली हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किया था। नंबर 1 था कि आप लीगली रिकॉग्नाइज हो जाओगे एज सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत वेरिफिकेशन के बाद, बिजनेस की वेरिफिकेशन, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी पैन कार्ड, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो उसमें क्या होगा, एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप इजीली ट्रस्ट गेन कर सकते हो सप्लायर्स की एंड कस्टमर्स की कि आप जीएसटी के पार्ट हो। ओके, दूसरा है कि आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट है कि आप आईटीसी ले सकते हो। चौथा बेनिफिट जो है वो ये है कि एक बार अगर आप जीएसटी सिस्टम में आ गए तो जो आईटीसी का बेनिफिट है वो फ्लोलेसली, स्ट्रीमलेसली क्या होगा, फ्लो हो सकता है। ओके, अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का सर लिमिट क्या है या फिर क्राइटेरिया क्या है? देखो, 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन होता है। एक होता है कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन और एक होता है वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो या फिर सर्विसेज की सप्लाई करते हो या फिर दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों ही सप्लाई करते हो, हम सबके लिए एक लिमिट फिक्स करेंगे कि अगर आप इतने से सेल ज्यादा कर रहे हो, आपका सेल्स इतने अमाउंट से ज्यादा है, देन यू हैव टू टेक कंपल्सरीली टेक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको कंपल्सरीली लेना है। ओके, लेकिन अगर कोई पर्सन चाहे तो अपनी मर्जी से भी ये टर्नओवर लिमिट टच करने से पहले भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। सर व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट? देखो, कुछ स्टेट्स है जिनके लिए टर्नओवर लिमिट अलग अलग है। अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपीज की। ठीक है। दूसरा, अगर आप उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो है 20 लाख रुपीज की। ओके, अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया, अदर इन्हें छोड़ के अदर जो भी स्टेट्स है उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख। ओके, सो अगर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन स्टेट से हो तो 10 लाख। उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, इन स्टेट्स हो तो 20 लाख का, और बाकी के जो स्टेट्स बचे उनके लिए कितना है, 40 लाख का। ठीक है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई करते हो तो उस केस में कितना हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए 10 लाख का, बाकी के जो रेस्ट ऑफ इंडिया बचे उनके लिए कितना है, 20 लाख का। तो ये था सर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल में, किसी भी प्रीवियस ईयर में या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे आप पानीपुरी बेचो, चाहे आप चप्पल बेचो, चाहे आप एक कंपनी हो, कोई भी हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन इससे पहले भी, इस लिमिट को टच करने से पहले भी आप क्या कर सकते हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अगर आप जीएसटी इकोसिस्टम में जुड़ना चाहते हो। ठीक है। अब चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वैसे आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा बहुत पॉइंट जानना चाहिए। नंबर 1, सर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि आपको क्रेडिट पे सामान बेचते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक नॉर्मल शोरूम है, मेरा एक शॉपिंग मॉल है जिसमें मैं गुड्स बेचता हूँ। ठीक है, या फिर मेरा एक किराना का दुकान है जिसमें मैं गुड्स बेचता हूँ। ठीक है, गुड्स बेच रहा हूँ, लेकिन कोई पर्सन आया और मुझसे उधार लेके गया और उधार उसने टाइम पे चुकाया नहीं। सपोज
मिस्टर राम मेरे दुकान पे आता है और दुकान पे आके बोलता है कि भैया भैया मुझे उधारी में 2000 का सामान दे दो। मैंने बोला ठीक है ले ले। अब 2000 का सामान, मैंने बोला कब देगा पैसा? उसने बोला सर 1 महीने के बाद। भैया 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा, लेकिन दिया नहीं। अब मुझे आया गुस्सा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देख 1 महीना तुझे टाइम दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट में, 2000 ही तुझे देना था, लेकिन अब तू क्या करेगा? 2100 रुपए एक्स्ट्रा 2100 रुपए मुझे देगा, एक्स्ट्रा 100 रुपए। उसने बोला भैया 100 रुपए क्यों? मैंने बोला इंटरेस्ट। ओके, तो अभी अगर मैंने क्या किया, देखो मैंने 2 टाइप के सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किया। मैंने गुड्स तो प्रोवाइड किया है, मैंने मिस्टर राम को 2000 की गुड्स बेचा, जी सर बिल्कुल। अब उसने खरीदा उधारी पे, उधारी उसने बोला था 1 महीने में दे दूंगा, लेकिन दिया नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि भाई देख अब तुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा देना है। अब 100 रुपए एक्स्ट्रा मैंने क्यों लिया? मैंने आज इंटरेस्ट उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा लिया कि मेरा 2000 तेरे पास है, अब तू जितना महीना रखेगा 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या? देखो इससे एक चीज हुआ कि मैंने 2 टाइप का, मैंने 2000 का गुड्स और 100 रुपए का जो कैपिटल इंटरेस्ट वाला लेंडिंग सर्विसेज है ना, वो भी दिया है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इस टाइप के जो सर्विस है, यहाँ पे तो 2 चीजें, 2000 रुपए का गुड्स है और 100 रुपए का सर्विस है। तो ये जो 2100 रुपए है ना, इसे टोटल गुड्स के कैटेगरी में लिया जाएगा, इसे सर्विस के कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। अगर मैं इस टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना, कि अपने जो भी गुड्स में बेच रहा हूं उस गुड्स के अंदर मैं क्रेडिट फैसिलिटीज या फिर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर रहा हूं, तो उस केस में उस सर्विस को गुड्स के पार्ट में ही कंसीडर किया जाएगा। एंड उसके लिए जो टर्नओवर का लिमिट होगा ना, वो क्या होगा? 40 लाख ही होगा। सही है, चलो सर, ओके। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, एनी पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ द गुड्स हुज टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर। एक और चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये है सर कि एनी पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड हुज टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 40 लाख एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। देखो कोई भी पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा है लेकिन उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो वो क्या होगा? गुड्स से मतलब रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, उसे रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी में कंपलसरी नहीं है। सही है, बिल्कुल सर। अच्छा, कौन कौन से पर्सन को जीएसटी में सर कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है? जिनका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, लेकिन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें जीएसटी में कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है? नंबर 1, पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ द आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, तंबाकू एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तंबाकू सब्सटीट्यूट्स। क्या बोल रहा है कि भाई देखो, एक है सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जिसमें ये बोला गया है कि कुछ लोगों को जीएसटी में कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उन लोगों को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। और कुछ लोग हैं जो कि तंबाकू, पान मसाला, तंबाकू सब्सटीट्यूट्स, एडिबल आइस, आइसक्रीम, इन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते, उन्हें भी जीएसटी में कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। अच्छा, और कौन कौन लोग हैं जिन्हें कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है? देखो, जो जॉब वर्कर्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्चुअली काम करते हैं, किसी और के काम में जो नॉर्मल काम करते हैं, जॉब वर्कर्स हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ द सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ पोल्ट्री लाइक फ्लो ऑफ द स्पेसिफिक गैल्यूज डोमेस्टिक्स, डॉग्स, गीज, टर्की, गुनिया फेलोज, ये जो है ना, जो बेसिकली एनिमल्स वगैरह की रेयरिंग में जॉब वर्किंग करते हैं, उनको भी क्या करना है? कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना है। ठीक है, अब सर हम लोग बात करते हैं आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो आपके एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। आपकी एग्जाम में जो आ सकता है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर एक बात बताइए, ये जो 40 लाख का टर्नओवर है ना, ये जो 40 लाख की लिमिट है या फिर 20 लाख की लिमिट है, इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होता है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ओके, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा जिसका टर्नओवर 40 लाख से, टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो रहा है।
ठीक है, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब कंडीशन ये है कि सर ये जो टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी गुड्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसके ऊपर 0% का जीएसटी लगता है, कुछ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जो कि जीएसटी के कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो अल्कोहलिक लिक्योर होते हैं ना, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे फिनाइल वगैरह हो गया, अदर जो अल्कोहलिक वाला प्रोडक्ट होते हैं, वो उनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपकी टर्नओवर की कैटेगरी में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वो भी आप लोगों को बात करना है। ठीक है, चलो जरा देखते हैं कि सर कौन कौन सी चीजें आपकी टर्नओवर में आएंगे, कौन कौन सी चीजें आपकी टर्नओवर में नहीं आएंगे। तो यहां पे दो चीजें मैंने लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एंड एक है आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड्स। ओके, एक है एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स और एक है एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड्स। यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर में कौन कौन सी चीजें आएंगे सर, और एग्रीगेट टर्नओवर में कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, एग्रीगेट टर्नओवर में कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगे। ठीक है, सो कौन कौन सी चीजें सर पहले आएंगे उसके बारे में बात करते। बोल रहे कि वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज। अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हो ना, इंडिया से बाहर सामान भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, सेंडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। सही है, सो अगर आप गुड्स की एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है वो आपका ऐड हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, वो सब कुछ इंक्लूड होगा। उसके बाद exempted goods or services or both which attract nil rate of tax or wholly exempted from the tax and includes non-taxable supply. Okay, exempted goods or services or both which attract nil rate of tax, wholly exempted from tax and includes non-taxable supplies. क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कि भाई ऐसे भी सप्लाई जो है वो भी आएंगे, ओके, जिनके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। देखो, जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है वो भी सर आ जाएगा। ओके, जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है वो भी आएंगे सर। जिनके ऊपर जीरो जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो भी आएंगे। जो प्रोडक्ट के ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे कि डीजल हो गया, ये जो प्रोडक्ट है ना जो कि एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से, वो भी आपके क्या हो जाएगा, टर्नओवर में आएगा। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन। अगर आपने आपके किसी ब्रांच को आपने कोई गुड्स भेजा, आपकी मुंबई में ब्रांच है, आपने वो ब्रांच, आपकी मुंबई में एक ब्रांच है और आपकी दिल्ली में एक ब्रांच है, मुंबई वाले ब्रांच ने दिल्ली वाले ब्रांच को कुछ सामान भेजा है, तो इससे भी हम सप्लाई ट्रीट करेंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। देखो, वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विस, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से वो आ जाएगा, और सर्विसेज जो एग्जेम्प्टेड है वो आ जाएगा। होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स इंक्लूडिंग नॉन टैक्स सप्लाई, जिन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेबल, जिन प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता भी नहीं है ना, वो भी सब कुछ आ जाएंगे, लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सारे प्रोडक्ट भी आपकी क्या हो जाएंगे, जीएसटी में आ जाएंगे। ओके, सप्लाई ऑन ओन अकाउंट और एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। देखो, आपने अपने खुद के लिए जो बेचा है वो भी काउंट किया जाएगा, एंड आपने अपनी प्रिंसिपल, अगर आप एक एजेंट हो, अपने प्रिंसिपल के लिए जो आप बेच रहे हो, अपने प्रिंसिपल, अपने बॉस के लिए जो भी सामान बेच रहे हो, उसके बिहाफ पे वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने ब्रांच को जो सामान बेचा है वो भी क्या हो जाएगा, आपने खुद के ब्रांच को जो बेचा है ना, वो भी आपके सामान में, वो भी आपके टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। सही है, चलो सर अब बात करते हैं। देखो क्या क्या ऐड हो जाएगा, दोबारा मैं बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, exempted goods or services or both which attract nil rate of tax or wholly exempted from tax including non-taxable supply, interstate supply between distinct person having same pan। okay, और एक चीज जो आ जाएगा वो आएगा सप्लाई ऑन ओन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, सप्लाई ऑन ओन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा सर एक बात बताइए, इंक्लूड क्या नहीं होगा, ये तो सब आ जाएगा इंक्लूडेड में।
इंक्लूड, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? ये तो ऐड होंगे, लेकिन ऐड कौन सा नहीं होगा? देखो ऐड कौन सा नहीं होगा, अगर आपने कोई सप्लाई किया है जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये आरसीएम क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो मैं आपको आराम से समझाता हूं क्या होता है स्टूडेंट्स। जब आप किसी से कुछ खरीदते हो ना, या फिर किसी को कोई बेचते हो, नॉर्मली टैक्स कौन देता है जीएसटी में? जो बेचता है सामान। अगर आप मुझसे कुछ खरीद रहे हो ना, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। सपोज आपने आईफोन खरीदा, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जिस पर्सन से आप आईफोन खरीद रहे हो, जिस पर्सन का दुकान है ना, उसे टैक्स देना है। यानी कि हमेशा टैक्स कौन देगा? सेलर देगा। तो जो सप्लायर होता है या फिर सेलर होता है वो हमेशा टैक्स देता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या है, जो बायर है ना उससे टैक्स देना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बड़े बड़े बायर्स होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब कौन है? जो कि किसान होते हैं ना, जो खेती करते, जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं ना, उनसे वो सामान खरीदते। जैसे कि आपका तंबाकू हो गया, जैसे कि आपकी कैशू नट्स वगैरह हो गया, ठीक है, तेंदू लीव्स हो गया, कैशू नट हो गया। ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत महंगे भी है और इनके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो बहुत पैसा भी कमाते। तो जो लोग कैशू नट, जो काजू होता है ना, कैशू नट, जो कैशू नट की फार्मर से खरीदते हैं ना, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोगों को आज बायर टैक्स देना है, और उसी को बोला जाता है आरसीएम। आरसीएम का मतलब है उल्टा। नॉर्मली कौन होता है? सेलर टैक्स देता है, लेकिन यहां पे कौन होगा? बायर टैक्स देगा, जो खरीदेगा। ठीक है, तो अगर आज बायर, आपने किसी से कैशू नट वगैरह खरीदा है, आपने किसी से तेंदू लीव्स वगैरह खरीदा है, और आपने आरसीएम में टैक्स दिया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप लोगों ने टैक्स दिया है, तो वो आपकी टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपका परचेज है। आप टैक्स भले ही दे रहे हो, आप जीएसटी भले ही पे कर रहे हो, लेकिन दैट विल बी ट्रीटेड एज परचेज, वो तो परचेज है। ठीक है, इसीलिए वो काउंट नहीं किया जाएगा। कोई भी टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये जो भी है ना, ये कभी भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। आपने जितना भी सामान बेचा है, जो जीएसटी वाला पोर्शन है वो माइनस कर लीजिए या फिर उसे सेपरेट कर लीजिए। जो प्रोडक्ट का वैल्यू है बस उसी का वैल्यू मिला के 40 लाख होना चाहिए। जीएसटी वगैरह आपकी टोटल कंप्यूटेशन में नहीं आएंगे। तो किसी भी टाइप का जीएसटी हो, कॉम्पनसेशन सेस हो, किसी भी टाइप का टैक्स हो, वो टर्नओवर में नहीं आएगा। सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, एसडीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, ये कोई भी आपके टर्नओवर में नहीं आएंगे। सही है सर? बिल्कुल। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्नओवर जो है ना, वो हमेशा पैन वाइज कैलकुलेट होगा। टर्नओवर ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच का अलग, दूसरा ब्रांच, मतलब एक स्टेट में अगर 10-15 ब्रांच है, अगर आपने अपने ही स्टेट में 10-15 ब्रांच खोल लिया है तो हर एक ब्रांच का अलग अलग टर्नओवर नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई। एक ही पैन कार्ड के लिए पैन वाइज टर्नओवर, मतलब जीएसटी नंबर वाइज आपका क्या होगा? टर्नओवर कैलकुलेशन होगा। ओके, the partner and partnership firm will have different PAN numbers, thus turnover of the partner and partnership firm will not be aggregate। भाई पार्टनर का पैन अलग होता है, पार्टनरशिप फार्म का पैन अलग होता है, दोनों का पैन कार्ड अलग होता है, तो दोनों का टर्नओवर अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, HUF and individual co-partner of the family have different PAN number, hence turnover of the कर्ता of HUF in his individual capacity and turnover of HUF will not be aggregate। देखो बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं ना एचयूएफ का पैन अलग होता है, एचयूएफ का जो कर्ता होता है उसका पैन अलग होता है, तो दोनों का सेपरेट सेपरेट टर्नओवर कैलकुलेशन किया जाएगा। एचयूएफ आज ए इंडिविजुअल, एचयूएफ आज एचयूएफ कैपेसिटी में, कर्ता जो है ना, कर्ता आज एचयूएफ की कैपेसिटी में, आज कैपेसिटी ऑफ कर्ता, एचयूएफ का टर्नओवर अलग है, और जो कर्ता है वो आज इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसका टर्नओवर अलग है। अच्छा, supply of the goods after completion of the job work by a registered job worker shall be treated as supply of the goods by the goods of the principal and included in the turnover of the principal। अब देखो जॉब वर्क का मतलब सर क्या होता है, हमें तो वो ही नहीं पता। देखो मैं आपको समझाता हूं कि जॉब वर्कर का मतलब क्या होता है। अब देखो आपका, अगर आपने देखा होगा जॉकी जो ब्रांड है ना, जो अंडरवेयर वगैरह बनाते हैं और जो इनर वगैरह बनाती है, फिर आप बाटा का एग्जाम्पल ले ले, जो शूज बनाता है। बाटा अपना शूज खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। आप मामा अर्थ जानते हो, एक क्रीम है मामा अर्थ जो है ना, मामा अर्थ अपना क्रीम खुद नहीं बनाती, अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता है। ये क्या करते हैं, किसी और पार्टी को दे देते और वहां पे सिर्फ अपना लोगो लगा लेते। ये मटेरियल भी दे देते,
या अपनी ब्रांड की जो लोगो है वो भी दे देते, इमेज भी दे देते, सब कुछ दे देते। बस जो काम करने वाले रहते, जो प्रोडक्ट बनाने वाले रहते हैं ना, वो अलग होते। और जो दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट वाले काम करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है जॉब वर्कर। उन्हीं को क्या बोला जाता है? जॉब वर्कर। अब ये जॉब वर्कर क्या करते हैं? जब प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब मामा अर्थ ने क्या किया, किसी XYZ कंपनी को बोला कि भैया आप हमारे लिए क्रीम बनाओ। मामा अर्थ ने सारा मटेरियल दे दिया, मामा अर्थ ने सारा जो अपना लोगो वगैरह था वो सब दे दिया। अब उन कंपनी ने क्या किया, जिसको दिया था बनाने के लिए उसने बनाया और मार्केट में भेज दिया। तो सर ये जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे वो किसके टर्नओवर में आएंगे? ऑब्वियसली मामा अर्थ के टर्नओवर में आएंगे। जो जॉब वर्कर है उसके टर्नओवर में नहीं आएगा। जॉब वर्क की जो टर्नओवर है वो सिर्फ इतना काउंट किया जाएगा कि मामा अर्थ से उसने कितना प्रोडक्ट, कितना पैसा चार्ज किया ये काम करने के लिए। जो थर्ड पार्टी होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि अभी के टाइम पे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते। जैसे एप्पल एक बेस्ट एग्जांपल है। आईफोन जो कंपनी है ना, एप्पल कंपनी, एप्पल अपना आईफोन खुद नहीं बनाता। एप्पल अपना आईफोन टाटा से बनवाता है। ठीक है, एप्पल क्या कर रहा है, टाटा वालों को बोल रखा है कि भाई आप क्या काम करो, आप बनाओ आईफोन। ठीक है, आप हमारे लिए आईफोन बनाओ। टाटा सिर्फ आईफोन बनाता है, लेकिन टाटा आईफोन के ऊपर अपना ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। वो किसका प्रोडक्ट है? वो आईफोन का है, मतलब एप्पल कंपनी का है। तो टाटा क्या करेगा, टाटा का जो टर्नओवर है वो बस इतना आएगा कि आईफोन बनाने के लिए जो कॉस्ट आया है टाटा का, आईफोन बनाने के लिए जो एप्पल से टाटा ने चार्ज किया है, दैट विल बी द टर्नओवर ऑफ टाटा। ओके, इसी को बोला जाता है जॉब वर्क। और आईफोन जिस कंपनी को बिलोंग करता है, आईफोन एप्पल को बिलोंग करता है, तो जब भी आईफोन का सेल होगा वो किसके टर्नओवर में आएगा? वो एप्पल के टर्नओवर में आएगा। सही है, बिल्कुल सब। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही था आपका एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन। होपफुली आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, आपकी बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्लास, मुझे पता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप पढ़ते हो, थोड़ा बहुत डिटेल में रिवीजन करते हो, ये नोट्स जो है ना, ये नोट हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये नोट ले लीजिए, जब भी मैं क्लास करवा रहा हूँ ना, ये नोट अपने पास रख लीजिए, या फिर बाद में मेरी वीडियो को देखने के बाद ये नोट्स को एक बार फॉलो कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे, और आपको आगे जाके भी बहुत मतलब आसानी हो जाएगा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने में। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कॉमर्स वालों को लिए हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना ये हमारा टारगेट है, और आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। तो अपनी सपोर्ट दिखाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे। जितने भी बीकॉम के बच्चे जिन्हें जीएसटी सिलेबस, जिनकी है बीकॉम हो, बीबी हो, कोई भी बच्चे जिनकी जीएसटी वाला सिलेबस है, जीएसटी उनके सिलेबस में, ये वीडियो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो उन्हें शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।